हमारे साथ बातचीत के लिए आशीष कुलकर्णी जी हैं, जिन्होंने स्टूडियो से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक भारत को एक अलग पहचान दिलाई है और टेक्नोलॉजी किस तरीके से आगे बढ़ रही है, ये सब कुछ आज हम इनके जुबान से सुनेंगे और किस तरीके से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी, ये सब कुछ आज हमें कैमरे पर आशीष कुलकर्णी जी बयां करेंगे। आशीष नमस्कार। जिस तरीके से देखा जा रहा है सर, टेक्नोलॉजी का जमाना जो है काफी आगे बढ़ चुका है और आपने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो कैसे? एक्चुअली जब हमने स्पेसिफिकली एनिमेशन शुरुआत इंडिया में की, तब हम हैंड ऑन एनिमेशन करते थे। सेल एनिमेशन उसको कहा जाता था, जो फ्रेम बाय फ्रेम हम हाथ से ड्रॉ करते थे और उसको फ्रेम बाय फ्रेम पेंट भी किया जाता था, ऑक्सबरी कैमरा में शूट किया जाता था। उसके बाद डिजिटल इंक एंड पेंट आया, उसके बाद फिर कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स आए जो एंड टू एंड एनिमेशन करने के काम आ सके। तो उसमें फिर 3ds Max, माया, सॉफ्ट इमेज, हुडिनी और 2D में हमारे पास में पहले यूएस एनिमेशन था, फिर उसको अभी हार्मनी कहते हैं। और एडोब के पास फिर जो पहले माइक्रोमीडिया था उसमें फ्लैश एनिमेशन था, फिर वो एडोब हैज टेकन ओवर और फिर उन्होंने फ्लैश वेब डिज़ाइनिंग के लिए था, लेकिन उसको एनिमेशन करने के लिए वो यानी काफ़ी उपयुक्त था। तो फिर हम लोगों ने उसका उपयोग शुरू किया। तो टेक्नोलॉजी जो है, अभी तो एआई का ज़माना है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो एआई पे भी होती है। उसके अपनी एक लिमिटेशन भी है, उसकी अपनी एक खूबी भी है। उसमें कुछ अपने इश्यूज़ है, जो आईपी रिलेटेड इश्यूज़ भी है, लेकिन एआई इज़ गोइंग टू रीराइट इटसेल्फ एवरी सिंगल डे। तो ये धीरे धीरे पूरे सॉर्ट आउट होंगे और इसमें काफ़ी सारा ग्रोथ होने वाला है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कह दूं कि बेसिकली दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, आर्टिस्टिक स्किल एंड परफॉर्मिंग आर्ट स्किल्स, और दूसरा होता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस। जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं, लेकिन हमारी जो इंडस्ट्री है विच इज़ अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट इज़ ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। क्योंकि जब डायरेक्टर फिल्म बनाता है या वेब सीरीज बनाता है तो वो ऑडियंस उसको इमोशनली कनेक्ट करते हैं, इसीलिए वो जानी जाती है। टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में रहती है। टेक्नोलॉजी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है और डिलीवरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो इट शुड ऑलवेज बी यूज्ड एज अ टूल एंड योर स्टोरी एंड द इमोशंस हैव टू एक्चुअली बी द की एंड दैट्स हाउ। अभी जैसा वेब सीरीज आती है, नया सीजन आता है, भले ही 10 एपिसोड हो, 1 घंटे के हो, तो आप पहले 24 घंटे में पूरे 10 एपिसोड देखना चाहते हो, क्योंकि आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट होते हो। तो इट्स अ पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो बात यह है, टेक्नोलॉजी तो डेली चेंज होते रहेगी, उसको आपको अडॉप्ट करना है और वो टेक्नोलॉजी को राइटफुल यूज करके आपकी क्वालिटी अच्छी करना है और आपकी कॉस्ट जितनी लो हो सकते हो उतनी उसको लो कर सकते हैं, उतनी करना है। लेकिन आपका ध्यान क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, कंपोजिशन, एस्थेटिक्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब चीज पे भी होनी चाहिए। आशीष जी, देखिए, भारत क्रिएट कर रहा है लेकिन मोनेटाइज नहीं कर पा रहा है। गैप कहाँ पे है? किस वजह से इंडिया में चीजें बन रही हैं लेकिन वो मोनेटाइज नहीं हो पा रही हैं? गैपिंग कहाँ पे है? देखिए, ऐसा है कि अभी हम ट्रांजिशन फेज में हैं। पहले ऐसा था कि जैसा आप देखेंगे कि जो ग्लोबल प्रॉपर्टीज है, जो डिज्नी, वार्नर ब्रदर्स या ड्रीमवर्क्स से आती है, जो अगर फिल्म बनाने में वो 100 मिलियन या 200 मिलियन लगाते हैं, तो वो मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन में भी 300-400 मिलियन लगाते हैं। तो हमारे यहाँ पे हम मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बजट ही नहीं रखते, या तो रखते हैं बहुत कम रखते हैं। तो हम सिर्फ इंडियन डायस्पोरा तक पहुँच पाते हैं। लेकिन उसको अगर ग्लोबल डायस्पोरा में पहुँचाना है, तो आज हमारे पास में कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हम लोगों ने, जैसा माइटी लिटिल भीम है, दीपा एंड अनूप इंडिया के शोज है जो टॉप 10 के अंदर में, माइटी लिटिल भीम तो किड्स कैटेगरी में नंबर 1 पे है। तो आज हमको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे हम ग्लोबली पहुंच सकते हैं। तो इसमें यह है, कई सारे यूट्यूब चैनल्स है जो हमारे इधर से ग्लोबली जाते हैं, तो वहाँ पे वो मोनेटाइज हो रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम में हम ये नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजट उस तरीके के नहीं है और हमारे पास में वो इकोसिस्टम भी नहीं है। लेकिन अभी जो ट्रांजिशन चल रही है, जैसा फिल्म्स भी लोग चाह रहे हैं कि वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे रिलीज करें पहले, या
जो पहले ब्रॉडकास्ट पे हम चीज़ें करते थे वो धीरे धीरे स्ट्रीमिंग पे शिफ्ट हो रही है। तो जहाँ पे हमको जियो फेंसिंग हटा के हम पूरी ग्लोब में पहुँच पाते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म्स हमारे लिए काफ़ी उपयोगी रहेंगे। और कहीं ना कहीं हमको, अगर हमने फिल्म का बजट X रखा तो हमको 2X मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का भी बजट रखना चाहिए। ये हमारे बिजनेस प्लान में ही हमने बिल्ड करना चाहिए। तो हमारा था काफ़ी इनवर्ड लुकिंग एटीट्यूड पहले था, और ऑलमोस्ट 116 साल हो गए इंडियन सिनेमा को, लेकिन अभी ग्लोबल प्रॉपर्टी बनाने के लिए हमको आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच भी रखना पड़ेगा, जिसमें 30-35% शुड बी द टोटल बजट ऑफ प्रोडक्शन एंड 2/3 शुड बी द बजट ऑफ मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में देखिए एनिमेशन तो हो रहा है, लेकिन कहानियां कौन लिख रहा है, कौन इसको रीराइट कर रहा है, कौन इसकी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा है, ये हमें अभी तक नहीं पता है। एनिमेशंस और स्क्रिप्टिंग दोनों एक साथ इंडिया में कब हो पाएंगे? देखिए, भारत में जो एनिमेशन चालू हुआ था वो ITES के अंडर चालू हुआ था, इंडियन जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसमें ITES इज IT अनेबल्ड सर्विसेज। और उसमें ऐसा था कि हमारी जो पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी थी वो टाइम पे, वो सर्विस ओरिएंटेड थी, यानी वी वर गिविंग सर्विसेज टू द ग्लोबल प्लेयर्स। तो आज भी करीबन 80% हम लोग जो काम करते हैं वो ग्लोबल सर्विसेज देते हैं, जिसके अगेंस्ट में हमारे पास में एक्सपोर्ट रेवेन्यू आता है, डॉलर में आता है या अलग करेंसीज में आता है। लेकिन हमने करीबन 2 दशक से इंडियन कंटेंट बनाना शुरू किया, जिस तरह मैंने लिटिल कृष्णा बनाया, शक्तिमान बनाया, बिग बीस बनाया, गोलमाल जूनियर, कृष्णा और कंस, वैसे हमारे बाकी स्टूडियोज ने छोटा भीम बनाया और शिवा बनाया और भारत है हम बनाया, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज बनाई। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ये इंडियन डायस्पोरा के लिए थी। अभी हम लोग को प्रोडक्शंस कर रहे हैं दूसरे देशों के साथ में, तो बिना को प्रोडक्शन TT के हम पहले करते थे, अभी को प्रोडक्शन TT के साथ कर रहे हैं, उसमें फंडिंग अवेलेबल है। तो आज जो था कि हमारा जो लर्निंग कर्व था, जिसमें हम लोग पहले सिर्फ जो लेआउट से लेके तो फिनिशिंग तक के, कंपोजिटिंग तक के काम करते थे, आज हमारे यहाँ पे प्री प्रोडक्शन स्किल्स, डिजाइनिंग स्किल्स से लेके तो फाइनल प्रोडक्ट तक के स्किल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और उसी के तहत अभी हम इंडियन IP ग्लोबल लॉन्च करने के लिए रेडी है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे हमको अभी भी थोड़ा काम करना है। जो स्क्रिप्ट राइटिंग की आपने बात करी, तो हमने भी जब लिटिल कृष्णा और शक्तिमान बनाया तो हमने अमेरिकन स्क्रिप्ट राइटर लिया था, और मैंने जब कृष्णा और कंस बनाया तो हमारे इधर वो लेवल का प्री प्रोडक्शन हुआ नहीं था, तो हमने स्पाइडरमैन के डायरेक्टर को 3 साल के लिए हायर किया था विद फैमिली। तो अभी हमारे पास में ये सब स्किल्स जो है ये अवेलेबल है। आज इंडिया सक्षम है, इंडिया में आज पॉलिसी के माध्यम से फंडिंग भी है, को प्रोडक्शन फंडिंग भी है, और IP क्रिएशन फंड भी है जो सपोर्ट है। क्रिएट इन इंडिया मिशन बनाया जा रहा है। तो हर स्टेट में, 11 स्टेट में अभी AVGC XR पॉलिसी भी है। तो उस तहत अभी हम ये देखते हैं कि इट्स बिकमिंग अ लॉन्चिंग पैड फॉर इंडियन IP टू गो ग्लोबल फ्रॉम हियर। तो ये आप देखेंगे कि अभी जो नए कंटेंट बनेगा ये भारत से ग्लोबल ऑडियंस के लिए बनना शुरू होगा। संदीप जी, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, सॉरी आशीष जी, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बट मेक फॉर वर्ल्ड कब होगा, जब पूरी दुनिया जानेगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां से सब कुछ संभव है? देखिए, आप ये इसको तोड़ के नहीं बोल सकते। इट इज क्रिएट इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, यही स्लोगन है। आज देखेंगे आप कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वर्ल्ड के जितने भी बड़े स्टूडियोज हैं, वो भारतीय स्किल्स के बिना वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो इकोसिस्टम बनाई है, तो हमारे इधर में ये सब लोग के स्टूडियोज इधर आ चुके हैं। तो इट्स गेटिंग क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड ऑलरेडी। तो भले ही वो बाहर के स्टूडियो की IP हो, लेकिन जहाँ तक कि इंडियन स्टूडियोज की IP है, ये भी आज की तारीख में, मैंने जैसा आपको बताया कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से ऑलरेडी ग्लोबल हुई है। हम ये देख रहे हैं कि ये हम बॉक्स ऑफिस पे किस तरीके से इसको एक वर्ल्ड मेजर हब बना पाए। तो इसमें अभी ज़्यादा देर अपने को रुकने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने ऑलरेडी ग्लोबल डिलीवरीज की है, अभी उसको हम
इंडियन कंटेंट को लेके ग्लोबल डिलीवरीज होगी। उस लाइंस पे अभी रामायण बन रही है और काफी सारे, अभी बाहुबली का ट्रेलर रिलीज हुआ है, आपने देखा होगा ग्लोबल रिलीज के लिए। ये आप देखते रहेंगे, अभी जो क्वालिटी भी बन रही है ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, ग्लोबल रिलीजेस होगी इसकी, और वी विल फाइंड ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी सून। इंडिया में क्रिएटिविटी की वैल्यूम देखी जा रही है, लेकिन वैल्यू कितनी है और वैल्यू कम क्यों है, बढ़ क्यों नहीं रही है, क्या रीजन है सर? मैं तो इसमें प्राइड लेता हूं कि हम एक देश ऐसा है जहां पे लोएस्ट कॉस्ट में हम कंटेंट बना सकते हैं। आप मेरे को बताएंगे कि आप ये क्वेश्चन अगर टेलीकॉम को पूछेंगे कि ऐसा क्यों है कि सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स इंडिया में है और वैल्यू ऑफ बैंडविड्थ सबसे कम है वर्ल्ड से, तो ये तो प्राइड का क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वो हमारा क्यों वैल्यू नहीं है। वैल्यू इसलिए अभी है क्योंकि हम सबसे कम कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट बना के दे सकते हैं। ये क्षमता होना बहुत बड़ी चीज है। तो ये भारत के पास आज क्षमता है कि एक टीम है जो इंटरनेशनल स्टूडियोज को भी डिलीवर कर सकती है, और जहां पे लोएस्ट कॉस्ट में कंटेंट बनाने की बात आई तो वो लोएस्ट कॉस्ट में भी वो डिलीवर कर सकती है। तो ये मेरे ख्याल से एक भारत की खूबी है और वो स्ट्रेंथ है। इसको मैं नेगेटिवली कभी नहीं ले सकता क्योंकि हम दोनों तरफ बेस्ट कर रहे हैं। अभी बात यह है कि हमारी आइडियाज उसमें प्रोड्यूस करके हमारा मार्केटिंग बजट, जो मैंने पहले जिक्र किया था, जो कभी उसको बिजनेस प्लान में नहीं लिया जाता था, वो जिस दिन हम बिजनेस प्लान में लेना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि वो सिचुएशन बदलती चली जाएगी। आशीष जी, आज जहां पे आप हैं और अगर 5 साल बाद की बात की जाए तो आप इंडिया को कितना बदलता देख पा रहे हैं? देखिए, इंडिया का बदलाव शुरू हुआ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से। अब हम लोग जब स्कूल में गए तो क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिजाइन और स्पोर्ट्स के लिए कोई मार्क्स नहीं थे। हम 12th तक के उसमें करियर बना ही नहीं सकते थे। हमको अगर इसमें गाना है या डांस करना है या हमको फिल्म में जाना है या एनिमेशन में जाना है तो पेरेंट्स बोलते थे कि भैया पहले तुम इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी या लॉ कर लो, ये आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप इसमें हम आपको टाइम देंगे, और 10वीं से 12वीं तक तो पूरा शटडाउन होता था इसमें, ये बंद कर दो, बाद में देखा जाएगा। आज जो 6वीं कक्षा से हम क्रिएटिव आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डिजाइन, स्पोर्ट्स ले सकते हैं। हम आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स और डिजाइन को साइंस और कॉमर्स के तुलना में हम इक्वल मानना शुरू कर दिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इससे सबसे बड़ा बदलाव आ रहा है, वो अभी इम्प्लीमेंटेशन में है। तो आपको आने वाले दिनों में बहुत बड़ा बदलाव देखेगा, जहाँ पे जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेके बच्चे इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेके मेडिकल के लिए जाते हैं, कॉमर्स के लिए अपना पाथवे है, ये क्रिएटिव पाथवे और डिजाइन पाथवे भी क्रिएट हो रहा है। ऑफकोर्स ये इम्प्लीमेंटेशन में है तो होते होते थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बदलाव सबसे बड़ा बदलाव है। और आज बच्चे और पेरेंट्स हिम्मत कर लेते हैं कि वो इसमें करियर बनाएं और इसमें सक्सेसफुल हो। तो मेरे ख्याल से इवन आप स्पोर्ट्स में देखिए, जैसा आईपीएल में करियर बनाते हैं बच्चे, तो मियर 18 साल की उम्र से लेके 23-24 साल की उम्र में दे बिकम करोड़पति एंड दे डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर देमसेल्व्स। तो जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड था वो मिसिंग था इंडिया में, आज वो लेवल प्लेइंग फील्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू आया है। आज आप डिग्री ले सकते हैं डिजाइन में, आज आप स्पोर्ट्स में डिग्री ले सकते हैं, आज आप सिंगिंग में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिग्री ले सकते हैं, एनिमेशन में ले सकते हैं, फिल्म मेकिंग में ले सकते हैं। पहले ये पॉसिबल नहीं था। तो ये बदलाव आपको दिखेगा कि लोग करियर में, एंटरप्रेन्योर बनने में, ये सब जगह पे इसका इफेक्ट आएगा। तो ये हम आज साइंस एंड कॉमर्स के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड पे खड़े हैं और इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा कि हिंदुस्तान कितना बड़ा पावर हाउस बनता है। आशीष जी, जो जनरेशन है 14 to 20 की अभी की, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे क्रिएटिविटी को लेकर के, क्रिएशन को लेकर के? देखिए, जहां तक क्रिएटिविटी का डिक्शनरी मीनिंग है, इट इज नथिंग टू डू विद आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी अलोन। Even engineer has to be creative, doctor has to be creative, lawyer has to be creative, everybody has to be creative. आज हमने उनको कहीं ना कहीं डिप्राइव किया हुआ था इससे, और हमने कहीं तो भी ये दिमाग में रख लिया था कि सिर्फ आर्ट बनाएंगे तो क्रिएटिव होता है,
या डांस करेंगे या गाना गाएंगे तो क्रिएटिव होता है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ में क्रिएटिविटी और डिज़ाइन का फाउंडेशन होना ज़रूरी है। तो हम ये चाहते हैं कि क्रिएटिव और डिज़ाइन थिंकिंग ये हर बच्चे को पढ़ाया जाए और हर पेरेंट्स उसको रिस्पेक्ट करे, हर टीचर उसको रिस्पेक्ट करे और ये उनके लाइफ में हरदम काम में आएगा। तो आज हम ये देखते हैं कि ये जो पूरा सेक्शन है हम लोग के करिकुलम्स में, इसको हमको बढ़ावा देना चाहिए। और इसके साथ में आप देखोगे जिस तरीके से बदलाव होगा, क्योंकि आज अल्टीमेटली मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं लोग, और आप देखेंगे कि जितने भी लोग सिर्फ एक पर्टिकुलर फॉर्म में जाते हैं, अगर वो कहीं पे एक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, म्यूजिक के साथ कनेक्ट होते हैं या डांस के साथ कनेक्ट होते हैं या ड्राइंग के साथ कनेक्ट होते हैं, या वो समझ लीजिए कि कोई पॉटरी करता है या कोई डिज़ाइनिंग करता है या कोई स्पोर्ट्स खेलता है, तो उनकी मानसिक संतुलनता बहुत ज़्यादा अधिक होती है और उनका एक मैच्योरिटी जो है वो अलग किस्म की होती है। तो आई थिंक इट्स नॉट ओनली अबाउट मेकिंग अ करियर, इट्स अबाउट finding a right balance in your life and having a right mental state, और इसमें ये सब चीज़ें मदद करती है। तो मेरे हिसाब से तो ये गेम चेंजिंग एफर्ट है और इंडिया विल बी नोन प्री नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड पोस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। आशीष जी, एक आखिरी सवाल आपसे कि डिजिटल का जो दौर है वो काफी आगे बढ़ रहा है, लोग ओटीटी पे जा रहे हैं, ज्यादातर टीवी को छोड़ करके लोग ओटीटी देखना पसंद कर रहे हैं। ओटीटी पे क्रिएशन कितना महत्व रखता है और किस लेवल का होना चाहिए, और इंडिया सुपर पावर क्रिएशन के मामले में कब बन पाएगा? देखिए, इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस तो ऑलरेडी सुपर पावर है। हमारे पास में 600 मिलियन एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स है आज, और 2 साल के अंदर में हमारे पास में 100 करोड़ से ऊपर एक्टिव स्मार्टफोन यूजर्स होने वाले हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन का माध्यम है। जब हम बच्चे थे तो हम बुक्स पढ़ा करते थे, हम न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे। उसके बाद एक दौर आया जब हम लैपटॉप पे बुक्स पढ़ते थे और न्यूज़पेपर पढ़ते थे, डेस्कटॉप पे पढ़ते थे। फिर किंडल आया, किंडल के ऊपर पढ़ते थे। आज के बच्चे कोई पढ़ना नहीं चाहता है, वो सब वीडियो देखना चाहते हैं। वो हर स्टोरी वीडियो के थ्रू समझना चाहते हैं, न्यूज़ भी वीडियो के थ्रू समझना चाहते हैं। तो जब वीडियो के थ्रू समझना चीज लोग चाहते हैं, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सुपर पावर बनने का माध्यम है। हमारे जितने बच्चे इसमें करियर बनाएंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छे क्वालिटी का कंटेंट बनाएंगे। और आज आप देखोगे, आप कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सबसे पहले सेलफोन उठाते हो और आप गूगल में जाके सर्च करते हो, फिर वीडियो चलाते हो और देखते हो कि इसके बारे में ये क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर हमारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं रही तो आप तो बट नेचुरली आप यू विल बी मिसिंग आउट। तो जितने ज़्यादा बच्चे हमारे इधर में इसमें रुचि लेके इसमें रिसर्च करके ये कंटेंट बनाएंगे, उतना बड़ा इंडिया सुपर पावर बनेगा। और ये अगर फीचर फिल्म बनाता है बहुत अच्छी बात है, फीचर फिल्म नहीं बनाता है तो ओटीटी का शो बनाए, टेलीविज़न शो बनाए, या यूट्यूब के ऊपर में अपना चैनल चालू करे, या इन्फ्लुएंसर बने। तो ये हर चीज़ में हम देखते हैं कि हर आदमी अपनी स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा है, और ये वीडियो के माध्यम से ही होने वाला है। मेरे हिसाब से 3 वी सबसे बड़ी होने वाली है, एक वीडियो, एक वर्नैकुलर और तीसरा वॉइस। तो ये तीनों वीज पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए नेक्स्ट 7-8-10 साल के लिए। वी आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड इन द डिजिटल फॉर्मेट। और डिजिटल कंटेंट इकोसिस्टम और डिजिटल कंटेंट इकोनॉमी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है। आपको उसको सिर्फ यूज करना है और आपको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे खेलना है और आपका कंटेंट वहाँ अवेलेबल करना है। तो इसके लिए अगर आप प्रोफेशनली आप अच्छे कोर्सेज करेंगे और अच्छा कंटेंट बनाएंगे, अच्छे टूल्स यूज करेंगे, तो आप अपनी स्टोरी इम्पैक्टफुली बता पाएंगे। और ये मैं चाहता हूँ कि हमारे भारत के यूथ इस पे कॉन्सेंट्रेट करें। और आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज हर यूनिवर्सिटी सोच रही है कि हम AVGC XR, एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी, फिल्म मेकिंग के कोर्सेज कैसे चलाएं और वीडियो मेकिंग
जो एबिलिटी है सब लोगों में वो कैसी लाए। तो ये जब लोग सब अपने आप से करने लगेंगे और हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन और कैमरा है, वो हर पहले सेल्फी लिया करते थे, आज वीडियो भी बनाते हैं, अच्छा एडिटिंग करते हैं, तो अपनी स्टोरी वीडियो के फॉर्मेट में मल्टीपल लैंग्वेजेस में बताएं और उसी के माध्यम से वो जाने जाएंगे और इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन विल बिकम द बिगेस्ट वीडियो मेकर इन द वर्ल्ड। तो देखिए, जिस तरीके से एनिमेशन की दुनिया में आशीष जी ने एक मुकाम हासिल किया, उन्होंने अपने पूरे सफर को हमारे साथ साझा किया है, राष्ट्र टीवी के दर्शकों के साथ साझा किया है और उम्मीद करते हैं कि सभी युवाओं को ये समझ में आएगा कि अगर आप क्रिएशन की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपको शुरुआती दौर से ही टेक्नोलॉजी के साथ चलना और समझना होगा, तभी आप क्रिएशन की दुनिया में कदम रख पाएंगे और क्रिएशन की दुनिया में नई कहानी रच पाएंगे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं सोनम सिंह, राष्ट्र टीवी।